पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सभी मित्रों को मल और उसके भाई की सहायता मिली थी, जिसके कारण वे लोग राजकुमारी से बचकर निकल जाते हैं। वहीं रविंदर ने राजकुमारी को भी मार दिया है। वे लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक राक्षस सबकी जान लेने का प्रयत्न करता है। तभी रानू आकर उनकी सहायता करती है। अब आगे लगता है ये लोहे के सामान इस राक्षस को पीड़ा दे रहे हैं। हाँ, मैं और लोहा उत्पन्न करती हूँ, तभी इसका नाश होगा। तो रानू अपनी शक्ति से लोहे के बड़े तख्त उत्पन्न करती है और वो राक्षस के पेट में खिंचे चले जाते हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। वाह, बच गए हम। लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ रानू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अपने मित्रों की जान बचाना ही तो एक अच्छे मित्र का कर्तव्य होता है। हाँ रानू जी। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। ठीक है, अलविदा साथियों। जब भी आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना। ठीक है रानू। और रानू भी अलविदा कहकर वहां से गायब हो जाती है। ना जाने ईश्वर हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। अच्छा वक्त भी आएगा राजकुमारी जी। हाँ, परंतु मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझ पर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि मुझे तुम जैसे महान मित्रों की सहायता भी तो मिल रही है। हम जल्द ही आपका श्राप खत्म करवा देंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ राजकुमारी चंदा। सभी आगे चलते हैं और कुछ देर बाद टॉबी को भूख लग जाती है। करण, काफी देर हो चुकी है, कुछ खाने को दे दो। हमें भी भूख लगी है। अरे हाँ, हम अपनी परेशानी में इनकी भूख भी भूल जाते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है राजकुमारी जी। अरे यहाँ तो आसपास कोई फल फूल नहीं है, कैसे पेड़ है ये? ओह, अब क्या खाएं? कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता हमें खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाए। हाँ लव, तुम सही कहते हो, चलो। हाँ चलो। अरे टॉबी को भूख लग रही है और यहाँ पर तो कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ पेड़ पौधे तो बहुत हैं, परंतु उसमें एक भी फल नहीं लगा है। आश्चर्य की बात है। तभी करण को झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। शांत, करमजीत, लगता है कोई आ रहा है, सभी लोग सावधान हो जाओ। और तभी वहां पर 4 आदमी उनके सामने आ जाते हैं, जिनका चेहरा चीते जैसा और शरीर इंसान जैसा है। करमजीत अपनी तलवार उनमें से एक आदमी के सिर पर रख देता है। तुम सब कौन हो? हम लोग भी खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हाँ, हमने सुना था कि आपके मित्र को भूख लगी है, तो हमने सोचा कि जो कुछ भी खाने को मिला है उन्हें दे दिया जाए। क्योंकि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो आप हमारे अतिथि हैं। आप सब कितने अच्छे हैं, स्वयं संकट में हैं और हम लोगों की भूख की चिंता है आपको। कोई बात नहीं मित्र, हम सबका स्वभाव ही ऐसा है। उत्तम, अति उत्तम। और वो आदमी अपने झोले में से कुछ फल निकालकर उनको देता है। लीजिए, आप फल लीजिए। हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, परंतु हम सब मिल बांट कर थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। जल्दी खा लो, कहीं ये भी खत्म ना हो जाए। मैं समझा नहीं, ये कैसे खत्म होंगे? तभी वहां पर तेज आवाज के साथ एक राक्षस आ जाता है और अपना मुंह खोलता है। इसके बाद वह कोने में जितने भी फूल और छोटे पौधे लगे थे वे खुद ही उसके मुंह में खिंचा चला जाता है। अच्छा, तो ये वजह है कि यहाँ पर किसी भी पेड़ पर फल नहीं है। हाँ, इसी का तो डर था। दुष्ट राक्षस, चला जा यहाँ से, तेरी वजह से सब भूख से तड़प रहे हैं। तू है कौन? तेरा काल हूँ मैं। तू छोटी सी चींटी जैसी मेरा काल बनेगी। अभी बताती हूँ, मुझे पास आने दो। आजा। नहीं, मत जाओ। राक्षस को बुलबुल की शक्ति के बारे में नहीं पता था और वो उसे पास आने देता है और बुलबुल राक्षस की उंगली पकड़ लेती है, जिससे वो राक्षस एक पत्थर में बदल जाता है। नहीं, ये सही नहीं हुआ। इस राक्षस का राजा हमसे बदला जरूर लेगा। कौन राजा? आप सभी लोग जल्दी से हमारे साथ चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हमें हमारे राजा को सब बताना होगा। और सभी लोग उनके राज्य में चले जाते हैं। उनके राजा पुरु को सारी बात बताई जाती है। उनका राज्य बिल्कुल भी हरा भरा नहीं था, न पानी था, न पेड़ पौधे। महाराज की जय हो। आप सबका स्वागत है।
करण उस राजापुरु को अपने और साथियों के बारे में सब बताता है और करण उस राज्य की हालत देखकर हैरान था। महाराज, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये राज्य इतना सूखा हुआ क्यों है? अच्छा, जिस राक्षस का विनाश आपके मित्र ने किया है वह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि राजा आलोक का आदमी है। वह उस जगह की रक्षा करता है ताकि हम सब वहां जाकर कोई भी फल ना तोड़ सके। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आलोक चाहता है कि मैं हार मान लूं और अपने राज्य को उसके राज्य में मिला लूं, इसलिए वह इतनी क्रूरता दिखा रहा है। उसके राक्षस हमारी प्रजा को बहुत परेशान करते हैं, उसी के कारण यह हाल हुआ है राज्य का। इतना अभिमान भी सही नहीं। हाँ, लेकिन वो उस राक्षस को मारने का बदला लेने जरूर आएगा। पता नहीं कब, परंतु जरूर आएगा। चिंता मत कीजिए राजापुरु, हम आपकी सहायता करेंगे। हाँ, आपकी प्रजा बहुत अच्छी है, अपने दुख को भुलाकर दूसरों के दुख को प्रधानता देती है, और ऐसे लोगों की सहायता करना तो पुण्य का कार्य है। और थोड़ी देर बाद सभी मित्र बैठकर इस बात पर चर्चा करते हैं और योजना बनाते हैं। बधिराज और करमजीत, आप राजा के आदमी के साथ फल एकत्रित करने के लिए जाना। ठीक है करण, तुम सब यहाँ पर राज्य की रक्षा करना। और कुछ घंटे बाद बधिराज और करमजीत कुछ आदमियों के साथ वहां से चले जाते हैं और तभी अचानक से तेज आवाज आती है और महल के दरवाजे से दो बड़े राक्षस अंदर आ जाते हैं। करण, ये महल में कैसे आ गए? लगता है खाने की चोरी करने आए हैं। आसपास महल के लोगों में दहशत फैल जाती है। तभी वो दो राक्षस महल में रखे हुए फल फूल वहां से उठा लेते हैं। तुमको जरा सी भी लज्जा नहीं आती? इन लोगों की हालत देखो, तरस खाओ इन सभी पर। तेरी बकवास यहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं है, और वैसे भी हम यहाँ पर वही कर रहे हैं जो हमारे राजा का आदेश है, और आदेश यह है कि इन सभी को कंगाल बना दिया जाए और एक एक दाने के लिए तड़पा दिया जाए। ये सही नहीं है, कुछ तो दया करो। नहीं राजकुमारी जी, ये ऐसे नहीं मानने वाले। बुलबुल उनके पास जाती है, लेकिन वो राक्षस उस पर फल फेंकने लगते हैं। तभी बुलबुल अपनी तलवार से फल काटते हुए उन पर हमला करना शुरू कर देती है। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। संभल कर बुलबुल, चले जाओ यहाँ से। आप सब चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और तभी बुलबुल एक राक्षस का कान काट देती है। तू जिंदा नहीं बचेगी। पहले तू खुद को और अपने मित्र को बचा। मौका मिलते ही बुलबुल उस राक्षस का हाथ पकड़ लेती है और वो पत्थर का बन जाता है। वाह बुलबुल, शाबाश। वही करण लड़ते हुए दूसरे राक्षस को कुएं के करीब ले आता है और उसको कुएं में फेंक देता है। अभी तो ना जाने और कितने राक्षस आएंगे। हाँ, इनकी मौत का पता लगते ही इनका राजा भड़क जाएगा। हाँ, हमें तैयार रहना होगा। तभी करमजीत और बधिराज भी कुछ फल लेकर वहां रखते हैं, लेकिन तभी जोर की आंधी आ जाती है और सारे फल उड़ जाते हैं। हमें पता था ऐसा ही होगा। राजा आलोक हम सभी को जीने नहीं देगा। लगता है कोई शक्ति है जो यहाँ महल में है। पता लगाना होगा। महाराज, आप पूरी प्रजा में घोषणा करवा दीजिए कि महल में कोई है जो हमारा बुरा चाह रहा है। ठीक है, जाओ सैनिकों, प्रजा को यहाँ एकत्रित कर लो। तभी करण उस राजा के कान में कोई बात कहता है। सैनिकों, भंडार गृह में जितने भी फल हैं सब ले आओ। आज प्रजा में से कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जी महाराज। तो वहाँ फलों का ढेर लगा दिया जाता है और थोड़ी देर में महल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये सारे फल हमने भंडार गृह में रखे थे। आप लोग एक एक करके आइए और एक फल उठा लीजिए। तो सभी लोग एक एक करके फल उठा लेते हैं और खाने लगते हैं। मेरे प्यारे नागरिकों, हमारे यहाँ कोई ऐसा है जो हम पर नजर रख रहा है और हमारे ऐसे हालात हो रहे हैं। ये सुनकर प्रजा हैरान रह जाती है और सब में कानाफूसी होने लगती है। अब क्या होगा महाराज? हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? कुछ कीजिए महाराज। आखिर कौन है? कोई उपाय बताइए महाराज। शांत, आप सब चिंता मत करिए। उसका पता चल चुका है। ये जो फल आप सभी ने खाए हैं उन्हें एक जादुई जल से धुलवा दिया गया था। तो क्योंकि इस फल को सभी ने खाया है, इसलिए उस व्यक्ति ने भी अवश्य ही खाया होगा और अगली सुबह उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन महाराज, उसका तो तोड़ है। जो भंडार गृह में जल रखा है वो उसके प्रभाव को तोड़ देगा। मूर्ख सैनिक, चुप रहो, इसे बंदी बना लिया जाए। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए।
लेकिन राजा के दूसरे सैनिक उसको बंदी बनाकर ले जाते हैं। माफ करना, उस सैनिक की बात पर ध्यान मत देना, वो झूठ बोल रहा था। तो रात में कोई चुपके से भंडार गृह में जाता है और वहां रखा हुआ जल पी लेता है। अगले दिन फिर से सारी प्रजा को बुलाया जाता है। करमजीत व बदिराज दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले लोगों को ध्यान से देख रहे थे। ध्यान से देखना बधिराज, वो बचकर ना निकल जाए। हाँ, मैं देख रहा हूं, जिसकी भी गर्दन पर निशान होगा उसको पकड़ लेंगे। तभी उनको एक औरत की गर्दन पर नीला निशान दिख जाता है। करमजीत दूर से कर्ण को इशारा करता है। कर्ण उस औरत के पास जाता है। सुनिए बहन, क्या आपने फल लिए थे? अच्छा, आइए मेरे साथ भंडार गृह में, मैं आपको और फल देता हूं। तो कर्ण उस औरत को भंडार गृह में ले जाता है। वहां एक बड़ा पिंजरा रखा था। आपको जितने भी फल चाहिए आप ले लीजिए। धन्यवाद। वो औरत फल लेने लगती है और तभी पीछे से करमजीत आता है और उसके पैरों में रस्सी बांध देता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। जाने दो, मुझे जाने दो। अब तेरा खेल खत्म हुआ। तभी वहां पुरु राजा एक पंडित के साथ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। कर्ण के सभी साथी भी वहां आ जाते हैं। पंडित के तंत्र मंत्र करने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। अचानक राज्य में राजा आलोक अपनी सेना के साथ आक्रमण कर देता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कर्ण और उसके साथी राजा आलोक का सामना कैसे करते हैं।